आप सुन रहे हैं इब्न सफी की जासूसी दुनिया, ड्रामा तजोरी का राज, दूसरा हिस्सा। लो, हम ड्राइंग रूम में पहुंच गए। अब बताओ शहनाज, कैसे आना हुआ? मैं इसलिए आई हूँ कि कल प्लाजा में दूसरी फिल्म लग जाएगी। ओह, तो ये कहो कि तुम आज फिल्म देखना चाहती हो? जी हाँ। तो जाकर देखाओ। अकेले देखा हूँ, क्या आप लोग ना चलेंगे? नहीं भाई, अभी 2-3 दिन तक तो हम लोग बहुत ज्यादा मशगूल रहेंगे। अच्छा, मैं अभी आता हूँ, तुम हमीद से बातें करो। फरीदी साहब चले गए और अब शहनाज इस तरह मुंह फुलाए बैठी है जैसे मुझसे रूठी हुई हो। शहनाज, क्या मुझसे नाराज हो? मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली? भला अपने मोहसिनों से कोई नाराज होता है? फिर वही बात, आखिर तुम मुझे इतना सताती क्यों हो? ये लीजिए, ये दूसरी रही। मैं होती कौन हूँ आपको सताने वाली? आखिर मैंने किया क्या है जो इस तरह की बातें कर रही हो? मेरी बातें इसी तरह बुरी लगती हैं आपको? अच्छा लीजिए, मैं चली जाती हूँ। अरे अरे भाई, बैठो बैठो। मैंने क्या कह दिया जो इस तरह नाराज होती हो? नहीं साहब, मैं वाकई बड़ी बेहया हूँ कि ख्वामख्वाह आपके पीछे लगती हूँ। खुदा के लिए मुझे बताओ तो सही कि मेरा कसूर क्या है? खामखा इस तरह बिगड़ने की क्या जरूरत है? मेरी तो हर बात इसी तरह ख्वामख्वाह होती है। देखो, मैं अपना सर फोड़ लूंगा। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। मैं इंशाल्लाह कभी आपसे ना मिलूंगी। आखिर क्यों? मुझे क्या पड़ी है कि ख्वामख्वाह आपसे बातें करके आपका सर फोड़वाऊं? खुदा की कसम, मैं हार गया। लो, बोलता हूँ, कुकड़ू को कुकड़ू को कुकड़ू अरे को। अरे चुप रहिए, फरीदी साहब क्या कहेंगे? नहीं साहब, मैं तो बोलूंगा, कुकड़ू को कुकड़ू को। खुदा के लिए चुप रहिए। ये आप क्या करने लगे हैं? फरीदी साहब पूछेंगे तो कह दूंगा कि तुम इस वक्त मुझसे सिर्फ मुर्गे की बोली सुनने के लिए आई थी। कुकड़ू को खुदा के लिए चुप रहिए। ये आप क्या करने लगे? अच्छा, वादा करो कि अब मीठी मीठी बातें करोगी, वरना मैं यूं ही चीखे जाऊंगा। अच्छा बाबा, मैं हार गई। लेकिन ये बताइए कि आप 2-3 दिन से आए क्यों नहीं? आज मेरे साथ फिल्म देखने के लिए क्यों नहीं चलते? हाँ, यूं बात करो। भाई, बात ये है कि आजकल एक खास मसला दरपेश है। शहर में जो वारदातें हो रही हैं, उनके मुतालिक तुम तो सुन चुकी होगी। आजकल रात भर हम लोगों को गश्त करना पड़ता है। वाकई ये वारदातें अजीब हैं। सारे शहर में हलचल मची हुई है। मैंने तो आज तक इस किस्म की वारदातें नहीं सुनी। समझ में नहीं आता कि ये डाकू घरों में क्यों घुसते फिरते हैं, जबकि वो वहाँ से कोई चीज नहीं ले जाते। यही तो हैरत की बात है। इस मामले में फरीदी साहब जैसा मशाक जासूस भी हैरान है। लोगों का ख्याल है कि डाकुओं को किसी खास चीज की तलाश है। हम लोग भी यही सोच रहे हैं। और ये भी अजीब बात है कि ये डाकू ना तो किसी पर हमला करते हैं और ना इससे डरते हैं कि कहीं वो पकड़ ना लिए जाएं। लोग उन्हें बुरा भला तो जरूर कहते होंगे। नहीं, ये बात नहीं। लोग तो उनकी दिलेरी की तारीफ करते हैं। अगर कभी हमारे हत्थे चढ़ गए तो हम बेदरेक गोली चला देंगे। आखिर ये क्यों? उन्होंने कभी किसी को नुकसान तो पहुंचाया नहीं। यही क्या कम नुकसान है कि आजकल लोग रात भर सोते नहीं। फरीदी साहब वापस आ गए। अब ये शहनाज को रवाना कर देंगे। फरीदी साहब, उन लोगों के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? यही कि वो लोग पुलिस को इस चक्कर में डालकर कोई बड़ी वारदात करना चाहते हैं। आपका ख्याल ठीक मालूम होता है। बहुत से लोगों का यही ख्याल है। वाकई मुझे बहुत अफसोस है शहनाज कि हम लोग तुम्हारे साथ फिल्म देखने ना जा सकेंगे। खैर भाई, फिर सही। अच्छा, अब मैं जाऊंगी। चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ाऊं। उस रात जब मैं हमीद के साथ वारदात करने निकला तो फजा में स्याहियां उड़ रही थीं। सर्दी हड्डियों में घुसती हुई मालूम हो रही थी। शायद उस वक्त सोने वालों के ख्वाब तक मुंजमद होकर रह गए हों।
लेकिन फिर भी हमीद का खदशा दुरुस्त निकला। हम सेठ करमचंद की कोठी के बाग में ही दाखिल हो पाए थे कि किसी वजह से चौकीदार को शुबा हो गया। उसने शोर मचाकर कोठी के तमाम मुलाजिमों को इकट्ठा कर लिया। मुझे और हमीद को मालती की घनी झाड़ियों में छुपना पड़ा। हम वहीं थे जब पुलिस की लारी भी पहुंच गई। क्या बात है, वो कार कैसी खड़ी है? ओह, मगर ये तो हरे रंग की है। डाकुओं की कार तो स्याह रंग की सुनी जाती है। रहीम खान, तुम जाकर उसका नंबर देखो। फरीदी साहिब, ये जगदीश मालूम होता है, बुरे फंसे। हमीद खामोश रहो। दारोगा जी, मैं कार के नंबर की प्लेट देख आया हूँ। नंबर वो नहीं मालूम होता। जरूर कोई ना कोई यहीं छुपा हुआ है। तमाम कांस्टेबल यहाँ आ जाएं और तुम रहीम खान जाकर उस कार की निगरानी करो। ये बहुत बुरा हुआ। अच्छा आओ, इस चार दीवारी का फांगना कोई मुश्किल काम नहीं। काबिल इसके कि रहीम खान कार तक पहुंचे, हमें उस पर पहुंच जाना चाहिए। आओ मेरे साथ। लीजिए, पहुंच गए हम कार में। शाबाश हमीद, अब जल्दी से कार स्टार्ट करके निकल चलो। जी। अरे मोटर जा रही है, चलो चलो जल्दी लारी में बैठो, हम पीछा करें। देखा आपने, मैं ना कहता था। तुम तो अच्छे खासे चुप हो, ये नहीं देखते कि मजा कितना है। घबराइए नहीं, अभी और मजा आएगा। आज खुदा ही इज्जत रखे तो मालूम हो, पुलिस की लारी बराबर पीछा किए जा रही है। डरो नहीं बेटा, वो लोग हमारी गर्द को भी ना पा सकेंगे। देखते नहीं कि वो हमसे किस कदर पीछे। बस तुम रफ्तार बढ़ाते रहो। और जो एक्सीडेंट हो जाए तो? अरे इस वक्त एक्सीडेंट का कोई इम्कान नहीं, और फिर हम तो जंगल की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इस तरह अंधाधुंध भागते रहेंगे और वो हमारा पीछा करते रहेंगे। जब हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो हम धर लिए जाएंगे। कौन जाने उन्हीं की लारी का पेट्रोल पहले खत्म हो जाए। अगर आप इसी भरोसे पर बैठे हैं तब तो हो चुका। अच्छा, अगले मोड़ पर आहिस्ता कर देना। मैं उतर जाऊंगा और फिर तुम तेजी से आगे बढ़ जाना। इससे क्या होगा? मैं पुलिस की लारी रोककर तुम्हें निकल जाने का मौका दूंगा। रास्ता तो तुमने देखा ही है। बस ठीक है, हम मोड़ से गुजर गए। रफ्तार धीमी करो। लारी नजर नहीं आ रही है। बस ठीक है, अब मैं उतर रहा हूं। हमीद जा चुका है। मुझे यहीं सड़क के किनारे ऊंची झाड़ियों के करीब खड़े रहना चाहिए। अब लारी नजर आ रही है। मुझे पिस्तौल निकालकर उसी तरफ फायर करने चाहिए जिधर हमीद की कार गई है। ओह, जगदीश और पुलिस वाले लारी से उतरकर मेरी तरफ दौड़े आ रहे हैं। ओह, झाड़ियों के पीछे से कोई मुझे अंदर खींच रहा है। खींच लो इसे, सब टूट पड़ो इस पर। जगदीश, जगदीश, दौड़ो दौड़ो वरना ये मुझे। मैंने इसका मुंह दबा लिया है। कौन है ये जो पुलिस को बुला रहा था? मैं मर गया। अरे वो निकल गए नालायकों, तुम सब भी मिलकर उसे काबू नहीं कर सके। वो बहुत ही ताकतवर था। अब पुलिस को तो रोको, फायर करो पुलिस पर। ठहरो, झाड़ियों में से फायरिंग हो रही है, जवाबी फायर करो। मैंने फरीदी साहब की आवाज साफ पहचानी थी, वो जरूर यही कहीं है। मुझे मालूम नहीं ये लोग कौन हैं जिन्होंने मुझे झाड़ियों में खींचकर काबू में करने की कोशिश की थी,
लेकिन इन नामालूम अफराद की इस हरकत की वजह से मुझे मौका मिल गया है कि अब मैं गायब हो जाऊं और सबकी नजरों से छुपकर काम करना शुरू कर दूं। मुझे पुलिस की लारी लेकर फरार होना चाहिए। चली गई। मैं शहर पहुंचकर ये लारी कोतवाली में ले जाकर खड़ी कर दूंगा। काम खतरनाक है, लेकिन मुझे यही मुनासिब मालूम होता है। उसके बाद मैं शहर के एक घटिया से शराब खाने में जाऊंगा, जो शराब खाना भी है और होटल भी। बाहर से आए हुए कम हैसियत मुसाफिरों के लिए यहाँ सस्ते कमरे भी मिल जाते हैं। होटल का मैनेजर एक बदमाश और 10 नंबर का आदमी है, मगर है बड़े काम का। कहिए फरीदी साहब, खैरियत तो है? मेरे कमरे की कुंजी लाओ। ये लीजिए जनाब। इस घटिया होटल में एक कमरा मेरा है। ऐसे कमरे मैंने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में ले रखे हैं, जिनका इल्म फिलहाल हमीद को भी नहीं है। इस कमरे में मेरा भेस बदलने का सामान भी मौजूद है। अब मैं कुछ दिनों तक सबकी नजरों से ओझल रहकर खामोशी के साथ अपना काम कर सकता हूँ। मेरे इस तरह अचानक गायब हो जाने का एक फायदा ये भी होगा कि ये केस सिविल पुलिस के हाथों से निकलकर महकमा सुराग रसानी के पास आ जाएगा। हमीद को मौका मिल जाएगा कि केस के कागजात में से वो नोट निकाल सके जो मेरी गलती की वजह से जगदीश के हाथ लगा था। मुझे ये मौका मिल गया है कि मैं केस के कागजात में से वो नोट निकाल सकूं जो फरीदी साहब की गलती की वजह से इंस्पेक्टर जगदीश के हाथ लगा था। मैंने वो नोट निकालकर उसकी जगह दूसरा नोट लगा दिया है। केस के कागजात में नोट का नंबर भी तब्दील कर दिया है। मेरा दिमाग बिल्कुल मुंजमद होकर रह गया है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। फरीदी साहब जिन झाड़ियों में गायब हुए थे, वहां उनकी फील्ड हेड भी मिली है, जिस पर खून के धब्बे हैं। पता नहीं वो लोग फरीदी साहब को पकड़ कर ले गए या उन्होंने फरीदी साहब को कत्ल कर डाला। हो सकता है कि फरीदी साहब मसलहतन गायब हो गए हो। इससे कबल भी वो कई बार गायब हो चुके हैं, मगर इस बार तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया है। अब मुझे दफ्तर वापस जाना चाहिए। अब ये केस हमारे महकमे के पास आ चुका है। फरीदी साहब की गुमशुदगी पर चीफ इंस्पेक्टर का अपना मूड ठीक नहीं है। वो अक्सर फरीदी साहब को समझाते रहते थे कि खामखा हर मामले में टांग मत अड़ाया करें। मैंने सैकड़ों बार समझाया कि खामखा हर मामले में टांग मत अड़ाया करो, मगर फरीदी को तो जैसे खप्त हो गया था। निचला बैठना तो जानता ही ना था। मालूम नहीं क्या हशर हुआ। सार्जेंट हमीद। जी चीफ इंस्पेक्टर साहब। तुमने केस के बारे में अब क्या सोचा है? क्या अर्ज करूं, मेरी तो अक्ल ही जवाब दे चुकी है। बात ही ऐसी है। फरीदी का इस तरह गायब हो जाना मेरे लिए भी बहुत तकलीफ दे है। मुझे सच बात कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं। मेरे महकमे का भरम उसी के दम से कायम था। चीफ इंस्पेक्टर साहब, मेरा तो ख्याल है कि शायद फरीदी साहब मसलहतन गायब हो गए हैं। जब वो कोई ज्यादा खतरनाक काम करते हैं तो इसी तरह गायब हो जाते हैं। हद तो ये है कि मुझे भी इसकी इत्तला नहीं होने पाती। खुदा करे ऐसा ही हो। सार्जेंट हमीद, मैं फरीदी को अपने बेटों की तरह अजीज रखता हूं। चीफ इंस्पेक्टर साहब मुझे अपने बेटों की तरह अजीज रखते हैं और हमीद को भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत है जितनी कि अपने बड़े भाई से हो सकती है। लेकिन उन्हें मेरे बारे में फिक्रमंद रहना पड़ेगा।
क्योंकि ये एक बेवा औरत और एक यतीम बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है। राम कुमार जी की बीवी और उनके मासूम बच्चे को बाज जालिम लोग उनकी विरासत से महरूम करना चाहते हैं और मैं हर हाल में जालिमों को शिकस्त देकर रहूंगा। मुझे इस बात की तशवीश रही है कि आखिर सेठ अग्रवाल पर गोली किसने चलाई। सेठ अग्रवाल के अलावा और कौन हो सकता है जो उस वसीयतनामे में इतनी दिलचस्पी ले रहा है। अब मैं ये महसूस करने लगा हूं कि ये संतोष की हरकत है और उसी ने वो तावीज भी चुराया है। राम कुमार जी का भतीजा जो बचपन ही से बुरी सोहबतों में पड़ जाने की वजह से बड़ा होकर अच्छा खासा डाकू बन चुका है, लेकिन बाअसर आदमी है। ऊंची सोसाइटी में उसे काफी मकबूलियत हासिल है। एक होटल का मालिक भी है जिसका नाम नॉवेल्टी है। शहर के बदनाम होटलों में से ये भी एक है जहां आए दिन नित नई वारदातें हुआ करती हैं, लेकिन पुलिस ने उसकी तरफ से आंखें बंद कर रखी हैं क्योंकि संतोष आए दिन बड़े बड़े अफसरों की दावतें करता रहता है। संतोष जैसे आदमी से तावीज उगलवाने के लिए मैंने दिलावर खां का भेष बदला है। मशहूर कातिल, उसने बहुत से खून किए हैं। 10 साल हुए वो अफगानिस्तान भाग गया था। उसके बाद से कतई लापता है। मैं इसी भेष में अपनी कोठी में छुपकर दाखिल होऊंगा। ये है मेरी कोठी का वो कमरा जहां तिजोरी रखी हुई है। इसमें एक खुफिया खाना है जिससे हमीद भी वाकिफ नहीं है। इसी खाने में राम कुमार जी का वसीयतनामा रखा हुआ है जिसे मैंने सेठ अग्रवाल की तिजोरी से हासिल किया था। मैंने अपनी कोठी के बरामदे की रोशनी बुझा दी है और फर्श पर पटाखे डाल दिए हैं ताकि मुझे आने जाने वालों की आहट मिल सके। अंधेरे की वजह से आने वाले को पटाखे दिखाई नहीं देंगे और जैसे ही कोई पटाखे पर कदम रखेगा एक बेसरर धमाका होगा। मालूम होता है कोई आ गया है। मैं वसीयतनामा निकाल चुका हूं। बस अब नोटों की गड्डी पर हमीद के नाम ये खत रखना है ताकि उसे कम से कम इस बात की तसल्ली जरूर हो जाए कि मैं जिंदा हूं, चाहे वो यही समझता रहे कि मैं अभी तक दुश्मनों की कैद में हूं। इंस्पेक्टर फरीदी और कैप्टन हमीद का अगला मामला अब आपकी पहुंच में। इब्ने सफी की जासूसी दुनिया के तमाम नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।